अब मैं बिना किसी औपचारिकता के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को उद्बोधन हेतु मंच पर आग्रह करती हूँ। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। आज इस पवित्र तपोभूमि में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय स्मृति व्याख्यान माला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूज्यश्री और ऊर्जावान प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप राव साहब, संचालन कर रही डॉक्टर शिप्रा जी और साथ साथ में महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक बंधुओं और हमारे इस महाविद्यालय के प्राण छात्र छात्राओं, इस महाविद्यालय के अनुशासन को देख करके मैं स्वयं मंत्रमुग्ध हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा अंग है, सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे अपने विचार रखने के लिए माननीय राव साहब ने अवसर प्रदान किया और ऐसे महान तपस्वियों को, संतों को, जिन्होंने शिक्षा की अलग को लगा करके गोरखपुर में जो विशाल जो अलग लगाई, आज संपूर्ण विश्व में उनको याद किया जाता रहेगा। उनकी इस पावन गाथा को, उनकी स्मृति को मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आयुर्वेद पर कुछ अपने विचार रखने के लिए निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह भारत भूमि ज्ञान की भूमि रही है। आप जानते हैं कि ज्ञान का अभ्युदय इस भारत भूमि से हुआ है। वेदों को विश्व वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने कुछ चीजें मैं रखना चाहूंगा। आज संयोगवश जिनके साथ में रह करके मुझे अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे प्रोफेसर रामवर सिंह जी, पद्मश्री प्रोफेसर रामवर सिंह, जिनके अंदर में मैंने पीएचडी किया, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। तो इसकी स्मृति में आज आपके सामने कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा, कि हमारा जो वैदिक वाङ्मय है इसमें ये 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हमारी ज्ञान परंपरा के सबसे अटूट अंग हैं और इस ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। एक विशेष बात आपके सामने शेयर करूंगा कि आप जानते हैं कि जब मैं अपना एमडी का कोर्स पूरा कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मैंने देखा ऋग्वेद की एक ऋचा में पढ़ रहा था कि हे सूर्य, तू अपने रश्मियों से इस रोगी के शरीर में प्रवेश हुए गरिमा और पीतिमा रोग को नष्ट कर, जिसको आज हम पीलिया कहते हैं, जॉइंटिस कहते हैं। उस जॉइंटिस की चिकित्सा के लिए आज एक चिकित्सा दी जाती है। आप सभी लोग परिचित हैं कि जब बच्चों को न्यूरोनल जॉइंटिस हो जाता है तो हम लोग क्या कराते हैं, सूर्य रश्मि चिकित्सा, आंखों में पट्टी बांध करके धूप सेकने के लिए कहा जाता है और ट्यूब से सिंचाई करते हैं, जिसको आज हम फोटोथेरेपी कहते हैं। हजारों हजार वर्ष पूर्व हमारे उस मनीषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से जाना कि सूर्य की रश्मियों में वो ताकत होती है जिससे हम जो है
गरिमा, प्रतिभा और कामना जैसे लोग का विनाश कर सकते हैं। ये नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आप जानते हैं कि ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज इज वेरी एंशिएंट, जैसे मैंने बताया कि इसकी बहुत प्राचीनता है। ये बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर विद्यमान है और इसका वेदों से ओरिजिन है। और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन हैज ए रिच एंड डाइवर्स, ये समृद्ध और इसका बहुकल्पीय एक पृष्ठभूमि है, इसका एक इतिहास है। और ये न केवल भारत की चार दीवारें तक सीमित था, इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। हमारी सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को आकार देने का काम लंबे समय से इसका हो रहा है। और ये भारत की चार दीवारी से निकल के संपूर्ण विश्व में ज्ञान का दीपक प्रकाश फैलाया है। Our Indian culture and civilization have a unique contribution in the fields of science, mathematics, astronomy, medicine, आयुर्वेद, योगा एंड मेडिसिन। आपको आज जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये तय किया गया कि योग का तात्पर्य होता है जीवन की ऊंचाई को बढ़ाना। योग चित्तवृत्ति निरोधक टू इंक्रीज द लाइफ स्पान, हमारे जीवन के परिमाण को बढ़ाने के लिए योग का प्रयोग होता है। इसलिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो देश के कोने कोने में नहीं, संपूर्ण विश्व के देश इसको मना रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से पुनः केवल आयुर्वेद को भी इसी दिशा में ले जाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग धन्वंतरी जयंती के दिन मनाते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सारा देश नहीं, संपूर्ण विश्व इसको मनाना चाहता है, इसलिए कोई डेट निर्धारित करना है। उसके लिए 20 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ। तो हम लोगों ने तय किया कि आयुर्वेद का उद्देश्य होता है समदोष, समाग्निष्ठ, समआत्मोदक क्रिया, साम्यावस्था स्थापित करना। तो यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, उसे कहते हैं यूनिवॉक्स। 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर के दिन आज संपूर्ण विश्व योग दिवस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाएगा। जोरदार तालियों से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और उनके बारे में संकल्प होकर के हमारी ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में जो आदर जो मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री महोदय को और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को जाना चाहिए, जिसके चलते आज भारतीय संस्कृति का यह दीपक संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है। Indian sages through their deep thinking and research achieved an important place in the field of science and knowledge. उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण विश्व में एक ऐसा स्थान स्थापित किया कि अपनी रिसर्चेज को लेकर के आज देखिए नासा के लोग हमारे विमान विज्ञान को, जो विमान शास्त्र है हमारा, भरद्वाज ऋषि जो प्रयागराज में है, पहली यूनिवर्सिटी थी जिनके 10,000 विद्यार्थी वहां अध्ययन करते थे। उस विमान शास्त्र के ऊपर नासा ने काम करना शुरू किया है। आयुर्वेद और योग की पुस्तकों के ऊपर विदेशों में तमाम रिसर्च हो रहे हैं। वे भारत पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हमारा ज्ञान आलोकित कर रहा है। Indian knowledge has been going to the century in which the Vedas have played a major role. इसमें आप जानते हैं कि इन चारों वेदों से निकली हुई चीजें, चाहे वो विज्ञान की हो, प्राकृतिक चिकित्सा की हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की हो, चाहे धातुओं के संबंध में हो, मेटलर्जी, धातुओं के शोधन प्रक्रिया के संदर्भ में हमारे वेदों से निकला हुआ ज्ञान सबसे अग्रणी है। किस प्रकार से धातुओं को शोधित करके हम यंत्र शस्त्र बनाएं, किस प्रकार से इनका निर्माण करें, धातुओं का चिकित्सा में हम कैसे प्रयोग करें, ये सारी चीजें हमारे महर्षियों ने हजारों हजार वर्ष पूर्व निर्धारित करके थी। ज्ञान की बात जब हम करते हैं तो ज्ञान केवल वो नहीं है, ज्ञान के बारे में सोचना भी एक ज्ञान है। ज्ञान केवल किसी चीज को जान लेने से सीमित नहीं है, इसको पूर्ण तर्क के आधार पर समाज के लिए उपयोगी बनाना, हमारी थिंकिंग को सकारात्मक दृष्टि से समाज के लिए उपयोगी बनाना, यही हमारा ज्ञान कहलाता है। जब साइंस की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज,
क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान के बारे में सोचना, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, इन तीनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है और समाज के लिए नई डिस्कवरी के लिए हम आगे जाते हैं, यही विज्ञान जो है आज के परिवेश में संपूर्ण विश्व की एक भाषा बनी हुई है। तो हम कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो, हमारी साइंस टाइम टेस्टेड साइंस है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ यू वांट टू कन्विंस द ग्लोबल कम्युनिटी, यू हैव टू कन्विंस देम इन देयर ओन लैंग्वेज। तो जो भाषा है वो विज्ञान की भाषा है, तो विज्ञान की भाषा में उन्हें समझाया होगा। मेजर डायमेंशंस ऑफ नॉलेज, वेद और उपनिषद, जिसे आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम पूरा नॉलेज का बेसिस ऑफ द इंडियन नॉलेज आर द वेदास एंड उपनिषद्स। वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी have been discussed in detail in these texts। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद इज नॉट merely a system of treatment, it is supposed to be an ideal way of life। ये एक जीवन दर्शन है, जीवन में हम कैसे रहें, किस प्रकार से व्यवहार करें, हमारा परिवार के साथ क्या व्यवहार हो, हमारा अपने शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार हो, माता पिता के साथ क्या व्यवहार हो, एक संस्कार को देने वाला एक आदर्श जीवन पद्धति है। इसलिए आयुर्वेद का स्थान चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न एक सर्वांगीण शास्त्र के रूप में आज सब लोगों के सामने है। योग की हम बात करते हैं तो योग के बारे में जो एक आचार्य है जिसके बारे में आप सुनते हैं कि योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलम शरीरस्य वैदिकेन योगा करोतु प्रवरम मणिनाम पातंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। एक ही महर्षि हुए जिन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद, चित्त की शुद्धि के लिए पतंजलि योग सूत्र और वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य का प्रणयन किया। एक ही महर्षि थे पतंजलि, इसलिए हम चरक को पतंजलि मानते हैं। महर्षि चरक जिन्होंने अपने संहिता का प्रणयन करके संपूर्ण विश्व में चिकित्सा की नई धारा प्रदान की। तो उनकी जयंती हम शेषावतार पतंजलि के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन संपूर्ण देश में मनाई जाती है। उसी प्रकार से हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपके प्लैनेट्स, ग्रह और नक्षत्रों की दिशा के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं और ये प्रेडिक्शन इतना सटीक होता है, हजारों हजार साल से हम बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब हो गया। इनका मैथमेटिक्स पीछे चलता है, हमारा ज्ञान परंपरा प्रारंभ से चल रही है। उसी प्रकार से हम जो है मेटलर्जी के बारे में कैसे इनको सोल्व किया जाए, इंस्ट्रूमेंट का निर्माण कैसे किया जाए, ये हमारा रिच साइंस है। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज एंड साइंस ऑन द वर्ल्ड, ये क्या इम्पैक्ट हो रहा है? योगा nowadays yoga is prevalent in all over the world, popular science for relieving stress। आप जानते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लीड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीजेज इन द बॉडी। यू विल हैव टू कंट्रोल द स्ट्रेस, कट डाउन द लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस को क्या कहेंगे आप? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में। स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेस जो आपका होता है इट इज एसेंशियल फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स। अगर हमको स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? व्हेन दिस स्ट्रेस कॉजेस हार्म टू द बॉडी। तो एक छोटी सी सीमा रेखा है, हमको स्ट्रेस रखना है लेकिन डिस्ट्रेस नहीं होने देना है जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाए। तो ये डिस्ट्रेस को रोकने के लिए हमारे यहाँ योग का प्रणयन हुआ है। हमारा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 योग की सीढ़ियां हैं, इसके माध्यम से हम अपने शरीर को बहिरंग योग, अंतरंग योग के माध्यम से हम अंतरंग जो हमारा लक्ष्य होता है, कहते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, दैट इज लिबरेशन, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, यहाँ तक की यात्रा भारतीय धर्मशास्त्रों में दी गई है। ये हमारी योग की विलक्षणता है। आज योग को केवल योगासन तक सीमित कर दिया है। आसन तो एक अष्टांग योग का अंग है और आसन करने के पहले हमको यम और नियम जो होते हैं, अहिंसा, शौच, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिदान, ये यम और नियम हैं। इनके माध्यम से शरीर को इस योग्य बनाना है कि हम आसन का लाभ शरीर को दे सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स का इम्पैक्ट आपको दिखते हैं किलो के संबंध में। इवन ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स बनाया, हमारे महर्षियों के कारण से इसके बारे में चर्चा की हुई है। नेक्स्ट प्लीज।
प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज कैसे होगा, इस ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा। पहली बात होती है एजुकेशन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को कि नई शिक्षा नीति में हमारा ये भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारी नई शिक्षा नीति के करिकुलम में निर्धारित कर दिया गया है, जिससे हमारे विद्यार्थी आज आंग्ल वैज्ञानिकों को जो बहुत बाद में आए हैं उनसे हट करके हमारे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, महर्षियों के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैं अमेरिका गया, मेरा व्याख्यान था कैलिफोर्निया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जब मैं विजिट कर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा तेल चित्र लगा था दीवार पर। मैं जब पास जाकर के देखा तो नीचे लिखा था फर्स्ट न्यूरो सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, और नाम क्या लिखा था, जीवक। जीवक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो जीवक जो है पहला न्यूरो सर्जन था, न्यूरो सर्जरी करने वाला। ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स के गेट पर बहुत बड़ी विशाल मूर्ति लगी हुई है सुसुम की, और नीचे लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी। तो हमारे महर्षियों का ये योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, और इसको हमको जन सामान्य तक पहुंचाने के साथ साथ में अपने विद्यार्थियों को अपने इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। रिसर्च की बात करते हैं, मोर एंड मोर रिसर्च शुड बी डन ऑफ इंडियन नॉलेज एंड साइंस माय डियर फ्रेंड्स। वी ऑल आर अवेयर all our science has got the scientific footings. It is time tested science. In spite of that, if you want to convince the global community, you will have to convince them in their own language. Just I am quoting one example. हम जानते हैं कि सूर्य की रश्मियों में ये शक्ति होती है कि जॉइंटिस का जो रोगी है, बच्चा है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं, नियोनेटल जॉइंटिस कहते हैं, सूर्य की रश्मियों में रखते हैं तो क्या लाभ होता है, जो उनके बॉडी के अंदर बिलिरुबिन होता है, जो कि पीले पिगमेंट्स होते हैं, जो पीलिया पैदा करते हैं, उनको सूर्य की रश्मियाँ ऑक्सीडाइज करती हैं। जब ऑक्सीडाइज करती हैं तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, तो पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, वो बच्चे का पीलिया रोग ठीक हो जाता है। तो हमको उनकी भाषा में समझाने के लिए आज के परिदृश्य में इसको साक्ष्य आधारित बनाने के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। इंस्टीट्यूशंस फोकस्ड ऑन इंडियन नॉलेज एंड साइंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। तमाम संस्थाओं का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी फिलॉसफी जो हमारी है, इसके अंदर हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन। हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, और यही आध्यात्मिकता हमारे दर्शन को पाश्चात्य दर्शनों से भिन्न करती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आज आप देख रहे हैं कि तमाम देशों में हमारी आयुर्वेदिक चेयर हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से स्थापित हुई है। तमाम देश आज आयुर्वेद को एक ऑफिशियल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में मान्यता दे चुके हैं। हमारी औषधियों का निर्यात बड़े तेजी के साथ बढ़ा है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने कोरोना कालखंड में 570 व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोरोना से बचाने के उपायों के बारे में अपने वेबिनार्स किए, और आज उसका नतीजा ये है कि आप अमेरिका के मॉल में नीम की दवा पाएंगे, हल्दी का प्रयोग करेंगे, जीरा का प्रयोग करेंगे। हमारे किचन एक फार्मेसी है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारी माता बहनें लोगों के इलाज के लिए तैयार रहती हैं कि छोटे बच्चे की सांस फूल रही है, पसली चल रही है, तो उन्हें देसी घी लिया, उसमें थोड़ा कपूर मिलाया, थोड़ा सेंधा नमक छान के मिलाया, विक्स की तरह तैयार हो गया पेस्ट, सीने पर लगा दिया, बच्चों की पसली चलना बंद हो गई। ये सारी चीजें हमारी जो थी, आज अमेरिका के लोग रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मैं मेल का जवाब देता हूँ, कम से कम 20-25 मेल इटली से, अमेरिका से, यूके से आते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हल्दी की मात्रा कितना प्रयोग करें, हम जीरा ले सकते हैं कि ले सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को हम हल्दी का प्रयोग करें या न करें। दे आर वेरी मच क्यूरियस रिगार्डिंग दी एफिकेसी ऑफ एडवांटेज इन द मैनेजमेंट ऑफ द डे टू डे एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें हमारी आज संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक चिकित्सा विधान नहीं है, मात्र एक जीवन दर्शन है। ये सबसे प्राचीन है। जो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का उपंग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। इसकी अप्रोच होलिस्टिक है। होलिस्टिक का तात्पर्य होता है कि आपको बुखार आया, हमने एक एंटीबायोटिक दे दिया, तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक औषधि देने से आपने बुखार ठीक किया और पता लगा लूज मोशन शुरू हो गए, फिर आपने दूसरी दवा ली तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो मैं जो बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद होलिस्टिक है। हम जो है वी आर ट्रीटिंग कॉज रादर देन द सिम्टम। जिस कारण से जो रोग हो रहा है उसको हम दूर करते हैं, इसलिए इस चिकित्सा को कहते हैं अपुनरुद्भव चिकित्सा, रेडिकली क्योर। हम रोगों को ठीक करने का काम करते हैं। ये हमारी आयुर्वेद चिकित्सा जो प्राचीन भारतीय परंपरा है वो है। दूसरी बात, इट इज पेशेंट ओरिएंटेड रादर देन डिसीज ओरिएंटेड। हर व्यक्ति की चिकित्सा भिन्न होती है। ऐसा नहीं कि एक रोगी को, एक रोग से पीड़ित रोगियों को समान औषधि दे दी जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं माना जाता। दूसरा, इस अप्रोच प्रोबायोटिक रादर देन एंटीबायोटिक। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम जो है एंटीबायोटिक की बात नहीं करते, हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात करते हैं, जो कि आज पाश्चात्य विधा के विद्वान भी करना शुरू कर दिए हैं। इट हैज साउंड बेसिस ऑफ द प्रकृति रिफ्लेक्टिंग द जीनोम थ्योरी ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन। हम प्रकृति की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आओ देश की प्रकृति जाने। हमें लगता है आप लोगों को भी अप्रोच किया होगा किसी ने कि हर व्यक्ति की प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट उसके फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप बात दोष के पूरी हैं, बात प्रकृति के हैं, तो आपको कौन सी दवाई शुरू करेंगी, डॉक्टर को सफलता मिल जाएगी जल्दी। तो प्रकृति हर व्यक्ति की भिन्न होती है, जो कि गर्भकाल में निर्धारित हो जाती है। तो प्रकृति के संबंध में हम बात करते हैं और प्रकृति के अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं, जिसको कि आज वेस्टर्न सिस्टम वाले जीनोम थ्योरी के नाम से शुरू कर दिए बोलना है। आयुर्वेद के होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट, हम शुरू से ही होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। WHO जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला प्रिवेंशन, दूसरा प्रमोशन, तीसरा क्योर और चौथा रिहेबिलिटेशन। इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयुर्वेद ही हमारा जो विधा है वो अपने आप में इतनी सक्षम विधा है कि चारों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट प्लीज। जब हम बात प्रिवेंशन की करते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग होने के पहले उसको रोकना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना कालखंड में आपने महसूस किया कि जिस समय डायरेक्टिव जारी हो रहा था तो ICMR ने बड़ा विरोध किया कि नहीं साहब आयुर्वेद की दवाइयों को हम मान्यता नहीं दे सकते। आयुष काढ़ा आने के पहले प्रधानमंत्री जी की पहल पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसको स्वीकृति प्रदान की। और उसका कारण क्या मिला, नतीजा क्या मिला कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं परिवार में कोई ना कोई आपने खोया है। तमाम लोगों के परिवार में और के मित्रों में कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित हुआ है। उन्होंने क्या किया, देयर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और अंत में रेमडेसिविर के होते हुए उन्होंने लास्ट में क्या कहा कि नथिंग कैन बी डन विद दीस मेडिकेशन। इनसे कुछ नहीं होता, केवल इम्यूनिटी इज ओनली द ऑल्टरनेटिव। केवल इम्यूनिटी साधन है। और हमने शुरू से ही क्या दिया, आयुष क्वाथ, गिलोय का काढ़ा। गिलोय खोजने से नहीं मिल पा रही थी। च्यवनप्राश की सेल 70 सालों में कितनी नहीं हुई, एक भी सेल पर च्यवनप्राश उपलब्ध नहीं पड़ा, इतना च्यवनप्राश की सेल हुई। अश्वगंधा, बला, शतावरी, जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग लोगों ने किया और नतीजा ये हुआ कि भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ जनसंख्या कितनी हमारी विशाल है, उसमें सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा सारे देशों की तुलना में। ये प्रभाव यही था कि हमारे देश की संस्कृति में मूल में समाया हुआ है आयुर्वेद। घर घर में हम लोग इन चिकित्साओं के बारे में जानते हैं। दूसरी बात, इस संस्थान में दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, आचार रसायन, धारणी अधारणी वेद जैसे सिद्धांत जो दिए गए हैं, इनके उपयोग से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तमाम बीमारियां आएंगी जाएंगी, कोरोना जैसी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में मेरा व्याख्यान हो रहा था। मैंने एक चर्चा किया, उसके बाद में एक प्रोफेसर खड़े हुए कि 3 साल पहले जब आपका व्याख्यान हुआ, मैं गायनेकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और मेरे पास जो महिलाएं आती थी उनको रिपीटेडली UTI होता था। हर महीने 2 महीने के बाद में पेशाब में जलन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता था।
आपने बताया कि प्रातःकाल तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीने से तमाम तरह के रोगों से हम बच सकते हैं। हमने उन महिलाओं को रिकमेंड किया, 76% महिलाओं को 3 महीने के बाद में रिकरेंसेस बंद हो गए, और मैं 8 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, उन महिलाओं को यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं हुआ। एक छोटा सा उदाहरण है, हमारी संस्कृति में जो भी चीजें दी गई हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठना, समय से भोजन करना, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ बताई गई हैं सारी वैज्ञानिक कैसे उपलब्ध है। आज स्थिति क्या है कि हमारे जो एनिमीज हैं क्या हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम इनमें उलझे हुए हैं। भौतिक श्रम से हम दूर हो गए हैं। हमारी किचन में जोमेटो और स्विगी ने किचन का स्थान ले लिया है। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर हमारी संस्कृति में समा गया है। तो हमको अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी को याद करना होगा और अपने जो सिद्धांत हैं उनका अनुपालन करना होगा, तभी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रमोशन की बात करते हैं, हमारे पास मेल आते हैं अमेरिका से, लोग पूछते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम नॉट हैविंग एनी डिजीज, इज देयर एनी नीड टू टेक एनी मेडिसिन। तो मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद एक विधा है जिसमें 2 स्वतंत्र अंग रसायन और वादीकरण के नाम से विख्यात हैं। हजारों हजार हमारे यहाँ रसायन औषधियाँ दी गई हैं। च्यवनप्राश तो एक छोटा सा नाम है। हजारों मेडिसिन दी गई हैं जिनका प्रयोग स्वस्थस्य ओजस कर्म यक्तु या दृश्यम रसायनम, द ड्रग्स व्हिच आर मेंट टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से इन औषधियों का हम सेवन करें तो अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अश्वगंधा और शतावरी 2 का नाम मैं बता रहा हूँ। अश्वगंधा एक ऐसी दवा है, अश्वगंध कहते हैं, जिसकी जड़ को मेल लोगों को नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए अपने जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और महिलाओं के लिए शतावरी, शतावर, एस्पेरागस रेसिमोसस बहुत ही इफेक्टिव है, सामान्य रूप से हर व्यक्ति यूज कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम क्योर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लिवर डिसीज के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो क्रोनिक लिवर डिसीज इज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ सोसाइटी। There is not a single medicine available in the Western medicine to control chronic liver disease, hepatitis or B or C, more dangerous than that of AIDS and cancer. हेपेटाइटिस बी अगर आपको है तो ये आपको लिवर सिरोसिस कर देगा या आपको लिवर कैंसर कर देगा। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए गूगल पे आप सर्च करेंगे हर्बल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो आपको एक योग मिलेगा GH89 जो कि मेरा डिस्कवरी किया हुआ है, वो आपको वहाँ मिलेगा। और उससे 76% लोगों का हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाता है इन आयुर्वेद औषधियों से। क्या है उनमें? कानवे, कुर्की, भुइयां आंवला, पुनर्नवा, भृंगराज, मकोई, इन्हीं औषधियों से बना हुआ औषधि है जो कि आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेद की विलक्षणता स्वीकार करती हैं। इसी प्रकार से डायबिटीज की बात अभी आगे करेंगे, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, नेक्स्ट, और साथ साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। घर घर में लोगों को जो गठिया की शिकायत होती है, महिलाएं बटन बंद नहीं कर सकते, आप उठ नहीं सकते, क्रिपल विदाउट किलिंग, आदमी असहाय हो जाता है, चल नहीं पाता। ओनली पेन किलर्स एंड स्टेरॉइड्स आर गिवन बाय द वेस्टर्न फिजिशियंस। आयुर्वेद की औषधियों से जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पलंग पे चिपक गए थे, बैठ गए थे, वो आज अपनी बाइक चला के, कार चला के दिखाने आते हैं। ये आयुर्वेद औषधियों का परिणाम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में 45 वर्ष के बाद जब महिलाओं को जब मेनोपॉज होता है, उस मेनोपॉजल सिंड्रोम की कंडीशन में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत, घुटने में दर्द होना, पंजे में दर्द होना सामान्य रूप से हो जाता है। मेरा एक योग संधिवातारी योग, जिसके ऊपर अमेरिका में रिसर्च हुआ और उसके बारे में मैंने देखा, एक छोटी सी दवा, ये जो है इतना अच्छा कॉम्बो प्रोटेक्टिव एजेंट है जो ग्लूकोज हार्मोन से भी ज़्यादा प्रभावी है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्रोनिक किडनी डिसीज एक और बड़ी समस्या कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से लोगों की किडनी खराब हो रही है। आज वहाँ डायलिसिस और इंटरनल ट्रांसप्लांटेशन, किडनी बदलना सामान्य समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हमारी औषधियाँ, जिसके बारे में एक पुस्तक मैंने लाइब्रेरी को दिया है, इंडियन ग्रासेज, मेरे एक विद्यार्थी ने रिसर्च किया है। तृण पंचमूल क्वाथ इज कैपेबल इनफ टू कंट्रोल द रेज सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिसीज।
ये सारी औषधियाँ अपने आप में विलक्षण हैं, इनका हम प्रभाव कर सकते हैं। कैंसर की जब बात होती है तो जिन रोगियों को ये कह दिया जाता है कि और लाइफ स्पान इज नॉट मोर देन 2 months और 3 months, वो रोगी जब आयुर्वेद में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें कोई औषधि बताइए से लाभ हो। तो हम बता सकते हैं केवल 3 चीजें हम कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्योर कैंसर बट वी कैन कंट्रीब्यूट 3 थिंग्स। वो आपको बताना चाहूँगा मैं। वी विल डेफिनेटली ऐड सम मोर प्रेशियस डेज, मंथ्स एंड ईयर्स इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट। रोगी के जीवन में कुछ महीने, वर्ष और महीने, दिन जोड़ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ द मैक्सिमम एनवायरनमेंट। 3 महाशक्तियां संपूर्ण सृष्टि के वातावरण को निर्धारित करती है। वो क्या है? सूर्य, चंद्र और वायु। यह पिंडे तक ब्रह्मांडे यावंता पुरुषां तावंतो लोको। ह्यूमन बॉडी इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। मैन इज मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द कॉस्मोस। विसर्गादान विच्छे में सोम सूर्यान्यर्था धारयन्ते जगन्ते कपितान्यर्था। ये 3 शक्तियां पार पित्त और कप के रूप में इन मूल शक्तियों में विद्यमान है। चंद्रमा का प्रतीक कप और सन का प्रतीक पित्त और एयर का प्रतीक वात। इन तीनों के ही इक्विलिब्रियम से हम स्वस्थ रहते हैं। इनका घटना बढ़ना हमारे लिए रोग कारक होता है। अभी मैं आपको बताना चाहता था कि एंटीबायोटिक के बारे में मैंने कहा, ये सिद्धांत है हमारा कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया, वी हैव गॉट ट्रिलियंस ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन द यूनिवर्स। मोस्ट ऑफ देम आर यूजफुल एंड अदर्स आर हार्मफुल। तो वी कैन नॉट अवॉइड देम। 18वीं सदी से अभी तक करोड़ों लोग अकाल काल पीड़ित हुए हैं। किसका हम वैक्सीन बनाएंगे? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि ध्रुव कठोराम सानिध्यात गर्भस्याद पूर्व का ऋतु क्षेत्रानु बीजानाम सामग्र्यात पुरता। जिस प्रकार से किसी बीज को अगर हम टाइल्स के ऊपर डाल देंगे तो अंकुरित नहीं होगा। कब होगा? ऋतु, द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, हम तो देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई, बीज, द क्वालिटी ऑफ द सीड मस्ट बी गुड। जब तक ये 4 चीजें नहीं होंगी बीज अंकुरित नहीं होगा। सिमिलरली कोई भी वायरस और बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। आपने देखा कि कोरोना कालखंड में आपने महसूस किया कि एक ही वार्ड में 3 लोग ड्यूटी करने गए, एक को कोविड पॉजिटिव हो गया, एक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और एक को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। ये कारण क्या था? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। आपकी इम्यूनिटी का स्तर क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि हमको एंटीबायोटिक नहीं देना, हमको बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने की औषधि देना है, जिसकी वजह से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आपका मालवांका न कर सके। इसीलिए हमारा आयुष्मान 67% ऑफ यूएस पॉपुलेशन यूज आयुष्मान और द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड 69% ऑफ यूके पॉपुलेशन यूज आयुष्मान और द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड पैंडेमिक। यह प्रसन्नता की बात है कि संपूर्ण देशों ने स्वीकार किया है कि आयुर्वेद की औषधियाँ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लाभदायक होती हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? योग मासांत योग विद्या देश कालों को मालिकम पुरुषम पुरुषम बीच सगलों पुरुषोत्तम। अनलाइक द वेस्टर्न मेडिसिन वी आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विद डिफरेंट नेगेटिव। अगर किसी को व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो एक को हम सुदर्शन चूर्ण दे रहे हैं, एक को बिलो घंटी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। हर आदमी की प्रकृति भिन्न होती है। एक आदमी को पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम कहते हैं कि दूध में मुनक्का डाल के दे दीजिए, आपको पेट साफ हो जाएगा। दूसरे को कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, आप जो है त्रिफला चूर्ण लीजिए। तीसरे को कहते हैं पंचकार चूर्ण लीजिए। चौथे को कहते हैं सरसकार चूर्ण लीजिए। पांचवें को कहते हैं कि आपको रेडी का तेल लेना पड़ेगा, दूध में डाल के तब पेट साफ होगा। क्यों? कि हर व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से हमको चिकित्सा करनी होती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, इट इज पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड साइंस। इसलिए इसको एक ही औषधि को सभी लोगों में, सभी लोगों में नहीं दे सकते। ये आपके सामने बताना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारा शेड्यूल भारत सरकार को हमने भेजा हुआ है कि इम्यूनिटी के लिए आप जाते हैं, जन्म के बाद बच्चों को हजारों रुपए के टीका लगा दिए जाते हैं। मैं उसका कोई निंदा नहीं कर रहा, ना क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो है इसको बियर नहीं कर सकते। ये 16वीं शताब्दी में आचार्य सारंगन ने बताया कि हमारे जीवन को 100 वर्ष की आयु मानते हुए 10 दशकों में बांटा और प्रत्येक दशक में एक जैविक भाव का ह्रास होता है। वन बायोलॉजिकल लॉस इन ईच डिकेड।
और उसको पूरा करने वाली औषधियाँ अगर हम देते रहें तो उस दशक में होने वाले रोगों से हम बचा सकते हैं। बाल्यम वृद्धिर छबेर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमऊ वो बुद्धि है कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दस्तोर से। पहला दशक होता है बाद, आपने देखा हो गोरखपुर में जैपनीज इंसेफेलाइटिस थी, स्वर्ण प्राशन कराया गया महाराज जी के प्रयास से। तत्कालीन डायरेक्ट वाइस चांसलर एवं भट्ट साहब ने KTU से आकर के जब स्वर्ण प्राशन कराया, उसका मेडिकल कॉलेज में आकलन किया गया कि ये स्वर्ण प्राशन पहले जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों को कराया करते थे, वही स्वर्ण प्राशन आज गांव-गांव में करा करके लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। मैंने कोविड कालखंड में 3000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन किया, एक भी बच्चा कोविड से पीड़ित नहीं हुआ और उनको मौसमी रोगों से भी छुटकारा मिल गया। इससे न केवल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, मेंटल पावर बढ़ती है और साथ साथ में वाणी की शुद्धता आती है। ये सारी चीजें हमको प्रयोग करना चाहिए। बचाव, कास्परी और गोल्ड, ये 3 चीजें हैं। बचाव कास्परी को हम बिना उसके प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। दूसरा दशक होता है ग्रोथ का। 11 से 20 साल की आयु में अधिकांश महिलाएं आती हैं, हमारी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही है। 11 से 20 साल के बीच में अश्वगंधा, बला, शतावरी, इन 3 का मिक्सचर बना करके नियमित रूप से दीजिए। ताड़ासन करवाइए, लटकने की एक्सरसाइज कराइए। 2 इंच से लेकर 4 इंच तक हाइट बच्चों की बढ़ने के लिए मैंने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करके देखा है। तो आपको 20 साल तक गुंजाइश है बच्चों की वृद्धि होने। तीसरा होता है छवि, कॉम्प्लेक्स है। यदि इस दशक में इन औषधियों का प्रयोग हम करते हैं तो 100 वर्ष तक की आयु में किसी ग्लो करने के लिए किसी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जो है आपके सामने लिखी गई है, हल्दी और चंदन। उस पर मत जाइए कि हल्दी और चंदन के गुण समाये, कुछ नहीं है, यानी प्योर केमिकल, शुद्ध हल्दी, आंवला और ये गिलोय, हल्दी, आंवला, गिलोय और चंदन, इनका प्रयोग कैसे करना है आपको साइट पे मिल जाएगा, लिखा हुआ, गूगल पर सर्च करेंगे सब मिलेगा, इसका प्रयोग करें। चौथा दशक सबसे महत्वपूर्ण है मीठा, मेंटल पावर, जीत, धृति और स्मृति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छनक में लिखा है मंडूक मणि श्वसन प्रयोजा क्षीरेण यष्टि मधुकर चूर्णम रसे गुरुचा सबूल मुक्ता कर्तव्य प्रयोजा खलसा पुष्पी। ये 4 रसायन है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय और मलेठी। इन 4 मेथी रसायन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके जीत, धृति, स्मृति बढ़ जाएगी। मित्रों, मैं साइंस का ग्रेजुएट था, साइंस पढ़ने के बाद मैं आयुर्वेद में गया तो मेरे टीचर ने हमसे कहा कि आपको संस्कृत से हेट है, कभी आप अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं बन सकते। तो मैंने कहा क्या करना है कि संस्कृत के श्लोक याद करने पड़ेंगे। मित्रों, इन 4 औषधियों में से मैंने 2 का प्रयोग प्रारंभ से ही किया है, आज भी करता हूँ। आपको 5000 श्लोक बिना कॉमा फुल स्टॉप भूले हुए पेज नंबर और लाइन नंबर मैं आपको सुना सकता हूँ, बिल्कुल सुना सकता हूँ। इन 4 औषधियों का प्रभाव है। सभी विद्यार्थियों से मैं कहूँगा इन 4 में से 2 का भी प्रयोग आप करके देखें तो इन टीचर्स को प्रसन्नता होगी जब आपकी कॉपी ग्रेजुएशन करेंगे। ये विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा लिख दिया है, आप एक पार्टी हो जाए, ये प्रयोग करें। उसके बाद उसी प्रकार से ये 10 तत्वों में इन भावों का नाश होता है, उनके लिए मेडिसिन का उल्लेख किया गया है। नई कोई बीमारी आती है तो हम खोजना शुरू कर देते हैं कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि नहीं है। शरद ने कहा है कि आपको खोजने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड यू कैन ट्रीट इट। तो इसके लिए किसी नई बीमारी के खोजने की जरूरत नहीं है, आप उसके आधार पर चिकित्सा कर सकते हैं। अंत में मैं आपके सामने ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व को आलोकित करती रही है और हमारे ज्ञान परंपरा के अंदर जो चीजें आज विद्यमान हैं उनके आधार पर एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने और देना चाहूंगा कि मैंने देखा कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए लोग कहते हैं कि डायबिटीज किसी को हो गई है, हाँ हमने ठीक किया, हम जांच कराते हैं, हमारा शुगर नॉर्मल है। मित्रों, शुगर नॉर्मल से केवल काम नहीं चलेगा, आपके जो वाइटल पार्ट्स हैं, किडनी है, रेटिना है, नर्व्स है, हार्ट है, इनको बचाना है। तो उसके लिए आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करेंगे तो हम अपने सभी वाइटल पार्ट्स को भी सुरक्षित रह सकेंगे। ये हमारी परंपरा है। तो मैं अधिक समय न दे करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा परिचय चिपड़ा जी ने दिया,
सबसे बड़ा परिचय मेरा भूल गई, बहुत लंबा परिचय दिया। सबसे बड़ा परिचय है मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूँ, यही मेरी परिकल्पना है। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तपोभूमि में आप जो ज्ञान अर्जित करें वो देश के कोने कोने को आलोकित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धर्मंत्री। जोर से बोलिए वंदे वंदे वंदे।